हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था जिसका नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, शासक और इमारतों के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कि कुतुब मीनार की अगर हम पहली बालकोनी पहला छज्जा देखते हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी 1199 में, तो उसमें हमें काफ़ी सारी रचनाएं मिलेंगी। छोटे छोटे मेहराब मिलते हैं, उनके पट्टियों पर हमें बहुत सारे ज्यामितीय रूपरेखा मिलती है और इन सब के साथ उनको कुछ अभिलेख भी मिलते हैं। इन सब के साथ हम देखते हैं कि पुराने समय में कैसे कैसे दो हिस्सों में संरचनाएं बनाई जाती थी। एक में तो आपके महल थे, किले थे, बागानों से सजे हुए आवास होते थे जो कि सुरक्षित और जो रहने के लिए बहुत सुंदर तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है। दूसरी होती थी जिसमें कि आपकी मंदिर, मस्जिद, कुएं, हौज या सराय, बाजार ये आते थे जो कि आम जनता के लिए बनाए जाते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्यों के बारे में, जिसमें कि हमने सुपर स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था दो मंदिरों के बारे में। एक तो हमने पढ़ा था कंडारिया महादेव मंदिर जो कि शिवा भगवान के लिए 999 में राजा धंगदेव ने बनवाया था, जो कि चंदेल राजवंश का राजा था। दूसरा हमने पढ़ा था राजराजेश्वर मंदिर जो कि थंजावुर में है, जिसका शिखर, जिसकी चोटी बहुत ऊंची है। ठीक है। और ये बनवाया था राजा राजदेव ने। किसने? राजा राजदेव ने। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि लोग मंदिर क्यों बनवाते थे। बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स की जो राजा थे या जो बड़े बड़े आपके व्यापारी होते थे, वे मंदिर, मस्जिद और हौज क्यों बनवाते थे? क्या उनका मकसद होता? क्योंकि वे इससे अपनी समृद्धि, अपनी ताकत और अपनी विजय को दिखाना चाहते थे। अब हम पढ़ेंगे व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, कि जब किसी राज्य में या किसी दो राजाओं के बीच में युद्ध होता था तो वे लोग सबसे पहले मंदिरों को ही नष्ट क्यों करते थे, मंदिरों को ही अपना निशाना क्यों बनाते थे। आइए जानते हैं। बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ, it is not surprising that when they attacked one another's kingdom they often targeted these buildings। क्योंकि हम जानते हैं कि राजा जो मंदिर बनवाते थे वे बनवाते थे सिर्फ यह दिखाने के लिए कि उन्हें भगवान में कितनी श्रद्धा है, उनके पास कितनी शक्ति है और कितना उनके पास धन ऐश्वर्य है। ठीक है। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी कि जब किसी दो राजाओं में युद्ध होता था तो एक राजा दूसरे राजा के पहले मंदिर ही नष्ट करेगा, क्योंकि वह दिखाना चाहता है कि मुझ में अब तुझसे ज़्यादा शक्ति हो गई है और मैं तुझसे ज़्यादा धन समृद्धि वाला व्यक्ति बन गया हूँ। ठीक है। इन द अर्ली 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी की शुरुआत में, व्हेन द पांड्यान किंग, जब एक पांड्या राजवंश का राजा सिरिमरा श्रीवल्लभा, कौन सा? सिरिमरा श्रीवल्लभ, इन्वेडेड श्रीलंका, जब श्रीलंका में घुसपैठ की थी, एंड डिफीटेड द, और हरा दिया था किसको? डिफीटेड द किंग, राजा को हराया था जिसका नाम था सेन प्रथम। क्या नाम था? सेन प्रथम। सेन प्रथम ने 1831 से लेकर 1851 तक का शासन किया है। द बुद्धिस्ट मोंक एंड क्रॉनिकलर धम्माकिटी नोटेड ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स। तो इसमें लिखा है ये क्या थे? ये एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे। क्या थे? बुद्धिस्ट भिक्षु थे। और एक इतिहासकार जिसका नाम धम्माकिती है, मतलब कि द बुद्धिस्ट मोंक एक बुद्धिस्ट भिक्षु जो कि एक इतिहासकार भी हैं जिसका नाम है धम्माकिती। क्या नाम है? धम्माकिती। नोटेड, इन्होंने लिखा है ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, कि उसने अपने सारी कीमती वस्तुओं से वहाँ से हटा लिया था। द स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल प्लेस, जिसमें कि बुद्ध की प्रतिमा थी जो कि पूर्ण रूप से सोने से बनी हुई थी। एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज, और बाकी सभी मठों में जो सोने की मूर्तियाँ थी
ऑल दीज ही सीज, इन सबको उसने वहाँ से सीज कर लिया था, वहाँ से जब्त कर लिया था। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ सिन्हालीज रूलर had to be avenged, and the next Sinhalese ruler Sentu Ditya ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas। तो इस तरह क्या हुआ कि उसने उनका जो ये सेन राजा थे, जो ये आपके सेन राजा थे कहाँ के, श्रीलंका के, इनमें एक बदला लेने की भावना जाग उठी। क्या? बदला लेने की भावना जाग उठी। इन्होंने अपने आप को थोड़ा नीचा फील किया और इस बदले की भावना के पीछे जो इनका अगला सेन शासक आया, सेन द्वितीय, उसने आदेश दिया कि जाओ और मदुराई पे हमला कर दो, जो कि पांड्या की क्या थी, राजधानी, जो पांड्या राजवंश की राजधानी थी, उस पर हमला करने के लिए सेन द्वितीय ने बोल दिया। द बुद्धिस्ट क्रोनिकलर नोटेड दैट, जो ये बौद्ध इतिहासकार है, इन्होंने यह भी लिखा है, द एक्सपेडिशन मेड ए स्पेशल एफर्ट टू फाइंड, द एक्सपेडिशन, ये जो अभियान था, इसका एक खास प्रयास टू फाइंड, यह जानने के लिए, एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा, और ये जो सोने की मूर्ति थी बुद्ध की, उसको भी वापस ले आए, उसको भी वापस ले आए। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि जब, उदाहरण के लिए हमने पढ़ा था कि जब 9वीं शताब्दी की शुरुआत में पांड्यन के राजा श्रीमारा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका में हमला किया, तो वहाँ पर राज था किसका, सेन प्रथम का। और सेन प्रथम के राज्य में हमला करने के बाद जो ये श्रीमारा श्रीवल्लभ थे, पांड्यन राजा, ये वहाँ से बुद्ध की मूर्ति, सोने की बाकी मूर्तियाँ जो मठों में थी, और इन सब को उन्होंने वहाँ से जब्त कर लिया था और अपने राज्य में ले आए थे। तो जो सिन्हाली थे, इनके मन में भी अब बदला लेने की भावना तैयार हो चुकी थी, ये भी अंदर से भर चुके थे। तो जो अगला राजा आया, सेन द्वितीय, उसने क्या किया, उसने मदुरई पर दोबारा हमला कराया और वहाँ से बुद्ध की जो सोने की पूरी मूर्ति थी उसको वहाँ से वापस ले आए। सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी, इसी प्रकार 11वीं शताब्दी की शुरुआत में, व्हेन द चोला किंग, जब चोला साम्राज्य के राजा राजेंद्र प्रथम, कौन, राजेंद्र प्रथम ने शिव मंदिर बनवाया था अपनी राजधानी में। ही फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टैचूज सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स, तो इन्होंने इस मंदिर को बड़े कीमती, बेशकीमती मूर्तियों से भर दिया था, जो कि इन्होंने जब्त की थी दूसरे शासकों को हराकर। एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, और ये एक अधूरी सूची है जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है। ए सन पेडेस्टियल फ्रॉम द चालुक्याज, कि चालुक्य राजवंश से एक सूर्य पेडेस्टल, एक गणेश मूर्ति, और बहुत सारे स्टैचूज ऑफ दुर्गा देवी के बहुत सारी मूर्तियाँ। ए नंदी स्टैचू, एक नंदी की मूर्ति जो इन्होंने ली थी पूर्वी चालुक्य से, कहाँ से, पूर्वी चालुक्य से। एन इमेज ऑफ भैरवा, और भैरवा की एक मूर्ति, जो कि भैरव कौन है, शिव जी का ये एक रूप है। एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंगाज, तो इन्होंने भैरव और भैरवी की जो मूर्तियाँ ली वो कहाँ से ली थी, उड़ीसा के कलिंगों से। किससे, उड़ीसा के कलिंगों को हराकर वहाँ से लिया था। एंड एक काली स्टैचू, काली माता की मूर्ति ली थी इन्होंने कहाँ से, बंगाल के पाल से। किससे, बंगाल के पाल राजाओं से। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो महमूद ऑफ गजनी हैं, वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र प्रथम, यह राजेंद्र प्रथम का ही समकालीन सुल्तान था। क्या है, राजेंद्र प्रथम का समकालीन मतलब कि उसी के समय का सुल्तान था। ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट ही आल्सो अटैक्ड द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स। अपने यात्राओं के दौरान, अपने कैंपेन्स के दौरान इसने इस उपमहाद्वीप पर भी बहुत सारे हमले किए, और हमलों में इसने क्या किया कि मंदिरों, जो राजाओं को हराकर और मंदिरों से इसने बहुत सारा धन और मूर्तियाँ लूटी।
सुल्तान महमूद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। जो सुल्तान महमूद था, महमूद ऑफ गजनवी, ये इतना खास शासक नहीं था उस टाइम, लेकिन बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली द वन एट सोमनाथ, लेकिन जो ये मंदिरों को नष्ट कर रहा था, इन मंदिरों को नष्ट करने का खास तौर से जो उसने सोमनाथ का मंदिर नष्ट किया था, वह लूटा था, ही ट्राइड टू विन द क्रेडिट एज ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। तो इसे लोगों ने मान लिया था कि यह इस्लाम का बहुत बड़ा योद्धा है। क्या है? इस्लाम का बहुत बड़ा योद्धा है, और उन्होंने इसको सारा सरे दे दिया। तब से जाके यह एक उभरता हुआ शासक बना था। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एजेस मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। अगर हम राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं, किसके? मध्य युग के राजनीतिक संस्कृति की बात करें, तो बहुत अधिक शासक ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। कैसे? युद्धों में सफलता पाकर, या हारे हुए राजाओं के जो पूजा करने की जगह थी, जिसको क्या मंदिर कहते हैं, उन मंदिरों को लूटकर। बहुत सारे राजाओं ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन, अपनी सेनाओं का प्रदर्शन, अपनी विजेताओं का प्रदर्शन कैसे किया? दूसरे राजा, जो उन्होंने राजा हराया, उस हारे हुए राजा के मंदिरों या जहाँ पूजा करता था, उन जगह पर लूट मार कर कर उसकी चीज़ों को जब्त करके इन लोगों ने अपने कौशल्य का प्रमाण देने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट, गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट। गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। गार्डन मीन्स बगीचे, टॉम्ब मकबरे, फोर्ट मीन्स किले। ठीक है। सो अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। जब मुगल साम्राज्य आया तो मुगल साम्राज्यों के अधीन जो वास्तुकला थी वह थोड़ी जटिल बन गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और ख़ास तौर से शाहजहाँ। क्या? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और ख़ास तौर से शाहजहाँ वाज पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। ये व्यक्तिगत रूप से जो इनकी रुचि थी वह होती थी लिटरेचर, जिसको आप साहित्य कहते हैं, आर्ट, कला और आर्किटेक्चर, वास्तुकला में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। अपनी जो आत्मकथा लिखी है बाबर ने, उसमें उसने यह वृत्तांत सुनाया है कि उसको बड़ी रुचि थी किसमें? योजनाएं बनाने में। किस तरह की? जिस तरह की भी अपने फॉर्मल गार्डन्स, अपने बगीचों को तैयार करते थे। कैसे करते थे? वे एक रेक्टेंगुलर वाल, एक आयताकार वाल बनाते थे। देखिए जैसे इन्होंने क्या किया कि ये एक बगीचा लगाया, इस बगीचे को उन्होंने क्या किया कि 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया, और जो बांटा दीवार नहीं है, ये इन्होंने नालियां बनाई हैं। क्या बनाई हैं? ये इन्होंने नालियां बनाई हैं इस तरीके से। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं। ठीक है। दीज गार्डन्स वर कॉल्ड 4 बाग, 4 गार्डन्स, बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। अब इन गार्डन को, इन बागों को कहा जाता था 4 बाग। क्या कहा था? 4 बाग, मतलब कि 4 गार्डन्स। क्यों? क्योंकि इनकी जो सिमेट्रिकल डिवीज़न है इनटू क्वार्टर्स, इनको 4 बराबर बराबर हिस्सों में एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिबिंब के रूप में इन्होंने तैयार किया था। बिगिनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 4 बाग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। तो जो अकबर ने शुरू किया था, अकबर से शुरू होकर आगे बड़े सुंदर सुंदर 4 बाग बनाए गए, जो कि जहांगीर ने बनवाए, फिर शाहजहां ने बनवाए। कहाँ पर? कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में। देयर वर सेवरल इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स रेन। अकबर के शासनकाल में बहुत सारे वास्तुकलात्मक इनोवेशन हुए हैं। वास्तुकलात्मक
नवाचार मतलब कि इनोवेशन होता है नवाचार, कुछ नया करना, ठीक है, इनोवेशन होता है कुछ नया करना। तो अकबर के शासनकाल में बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार शुरू किए गए थे। फॉर इंस्पिरेशन, अगर हम बात करें एक इंस्पिरेशन के लिए, अकबर्स आर्किटेक्ट जो अकबर की वास्तुकला थी, टर्न टू द टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर। इससे लगता है जब हम वास्तुकला देखते हैं कि जो अकबर ने अपने मकबरों में, जो टॉम्ब होते हैं अपने मकबरों में जो आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें आप देखोगे तैमूर, जो कि मध्य एशिया के पूर्वज हैं, उसके मध्य एशिया के पूर्वज जो कि तैमूर हैं। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे, जिसको अब टॉल गेटवे जो बड़ा गेट होता है ये, इसको कहते हैं पिस्टक। क्या कहते हैं लोग? पिस्टक। तो इस केंद्रीय गुंबद और बड़े बड़े गेट बिकेम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूं टॉम्ब। तो ये सबसे पहले कहाँ दिखा? यह हुमायूं के मकबरे में दिखा। कहाँ पर? हुमायूं के मकबरे में। जो ये गुंबद बनाते थे, क्या? जो ये गुंबद बनाते थे मकबरों के ऊपर, ये इन्होंने खास तरह की शिल्प कला ली थी। कहाँ से? अपने मध्य एशिया के पूर्वज से, तैमूर एक शासक हुआ, आप लोगों ने पढ़ा, बड़ा ही सख्त शासक था। तो ये उसी के पूर्वज आते, ये उसी के वंशज में आते हैं जो मुगल शासक यहाँ पे हुए, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ से वह कला ली। और आपको जो ये केंद्रीय गुंबद, कौन सा? जो एक केंद्रीय गुंबद है जो हमने अभी देखा यहाँ पर ऊपर, ये वाला, और ये जो गेट है इस तरह बड़ा गेट, इन्होंने यह कला ली थी कहाँ से? तैमूर के समय से या उनके किलों से। और यह सबसे पहले जो हमें देखने को मिली, यह हमें देखने को मिली है हुमायूं के टॉम्ब, हुमायूं के मकबरे में। कहाँ पर? हुमायूं के मकबरे में। द टॉम्ब वाज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए ह्यूज फॉर्मल चारबाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइसेस और हस्ट बेहिस्ट, ए सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाई 8 रूम्स। और ये टॉम्ब, जो मकबरा था, यह बनाते थे एक 4 बाग के बिल्कुल बीचों बीच। कैसे? एक 4 बाग के बिल्कुल बीचों बीच बनाते थे। और इस जो ट्रेडिशन को इन्होंने नाम दिया, इसको नाम दिया था 8 पैराडाइसेस, 8 या अष्टबीस्ट। क्या नाम दिया गया था? अष्टबीस्ट। अष्टबीस्ट का मतलब कि बीच में तो एक बहुत बड़ा हॉल और उसके चारों तरफ 8 कमरे, मतलब कि एक हॉल जो कि 8 कमरों से घिरा हुआ है, उसको अष्टबीस्ट कहते हैं। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज्ड एंड वाइट मार्बल। और जो यह इमारत थी, यह बनी होती थी किससे? लाल बलूती पत्थर से, और इसके किनारे होते थे सफ़ेद मार्बल से, संगमरमर से, ठीक है। इसकी दीवार बनी होती थी, इमारत जो बनती थी यह बनती थी लाल बलुआ पत्थर से, और इसके जो किनारे होते थे यह होते थे सफ़ेद संगमरमर से। इट वाज ड्यूरिंग शाहजहां's रेन दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। अब यह हमें शाहजहां के शासनकाल के दौरान देखने को मिला कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग तत्व हैं किसके? मुगल वास्तुकला के, वर फ्यूज टुगेदर इन ए ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस। इन सबको एक साथ जोड़ दिया गया और इससे क्या बना? विशाल सहभावपूर्ण संश्लेषण। ग्रैंड माने विशाल, हारमोनियस सहभावपूर्ण। क्या है? एक हारमोनी होती है, मतलब कि जिसमें कि आप एक एक भाव होता है और उन सबको एक साथ संश्लेषण कर दिया इन्होंने। अब तक की जो भी इनका आर्किटेक्चर था उस सबको एक साथ जोड़ दिया। हिज रेन विटनेस्ड, उसका शासनकाल यह साबित करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। उसने अपने शासनकाल में अपने हर जगह पर कुछ न कुछ नया बनवाया है, खास तौर से आगरा और दिल्ली में। उदाहरण के तौर पर आप दिल्ली का लाल किला भी देख सकते हैं, या आगरा का ताजमहल भी देख सकते हैं, यह भी उसी का उदाहरण है। द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस,
दीवाने खास और आम वर केयरफुली प्लान, कि आपने जो इनकी सभा होती थी जहाँ पर, तो समारोह कक्ष अगर आप इनके देखते हो, चाहे वह सार्वजनिक हो चाहे वो व्यक्तिगत हो, जिनको ये दीवाने खास ओ आम भी कहते हैं, दीवाने खास ओ आम, जो कि बड़ी सावधानी से ये उसकी योजना बनाते थे। प्लेस्ड विद इन ए लार्ज कोर्टयार्ड, जो कि एक बहुत बड़े आंगन में, दीज कोर्ट्स वर, जो कि एक बहुत बड़े आंगन में होती थी। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज छिहिल सुतुन और 40 पिलर्ड हॉल, और इस दरबार को क्या कहा जाता था, इस दरबार को ये लोग छिहिल सुतुन भी कहते थे और 40 पिलर 40 स्तंभ 40 खंभों का होल भी कहते थे। ठीक है, छिहिल सुतुन या 40 खंभों का होल भी कहते थे अपने इस दरबार को। शाहजहां ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल ए मॉस्क्यू, जो शाहजहां का सभा का हॉल होता था, कक्ष होता था, यह बेसिकली बनाया गया था, निर्मित किया गया था एक मस्जिद के तौर पर, एक मस्जिद की आकृति में। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला, एज द किबला, मतलब जो इनका मंच होता था, पेडेस्टल माने होता है मंच, शाहजहां का मंच लगता था विद इस थ्रोन, इनके सिंहासन के साथ, जो कि किबला बोलते थे। क्या बोलते थे? किबला बोलते थे। द डायरेक्शन फेस्ड, और उनकी दिशा होती थी जिस दिशा में मुसलमान पूजा करते हैं, जिस दिशा में मुसलमान पूजा करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं। सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, और जब दरबार लगता था, जब यह सभा चलती थी, तो बाकी सारे लोगों का मुख शाहजहां की तरफ होता था, और सारा लोगों का मुख उस तरफ होता था जिस तरफ बैठकर वे भगवान की नमाज पढ़ते थे, अपने अल्लाह की नमाज पढ़ते थे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था द आइडिया ऑफ द किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स। इस वास्तुकला के विशेषता से हमें यह पता लगता था कि उस समय के लोग जो अपने राजा को मानते थे, वह भगवान का प्रतिनिधि मानते थे, और उनका मानना यह था कि हम इस दिशा में रहकर भगवान की भी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं, तो हमारे लिए यह अल्लाह का प्रतिनिधि है, तो हमें इनसे भी भगवान की तरह ही प्रार्थना करनी है, और इसीलिए उस दिशा में उनके सिंहासन को लगाया जाता था, जिसको कि किबला कहते हैं। ठीक है। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इम्पीरियल कोर्ट वाज एम्फेसाइज्ड बाय शाहजहां, जो एक इस संबंध होता था, एक अंतर संबंध होता था रॉयल जस्टिस राजकीय न्याय के बीच में और द इम्पीरियल कोर्ट और शाही दरबार के बीच में। ध्यान देना, एक अंतर संबंध राजकीय न्याय के बीच में और शाही दरबार के बीच में वाज एम्फेसाइज्ड बाय द शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। तो ये हमें खास तौर से जोर देकर बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, जो कि नई निर्मित दरबार था। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किला में। तो जो दिल्ली के लाल किला में नया दरबार बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, वह खास तौर पर जोर देकर बनवाया गया था, जिससे कि दोनों न्यायों में, चाहे वो शाही दरबार हो चाहे राजकीय न्याय हो, इनमें एक अंतर संबंध को ध्यान रखते हुए वह दरबार तैयार कराया गया था। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन, बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वर ए सीरीज ऑफ पेत्राडुरा इनलेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गोल्ड ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट। और शासक जो था, शासक के सिंहासन के पीछे, जो उनका सिंहासन होता है, उसके पीछे क्या था कि पितरादुरा। पितरादुरा क्या होता है? एक जो रंगीन रंगीन पत्थर होते हैं दोस्तों। क्या होता है? रंगीन पत्थर होता है ना, देखे होंगे आपने, आजकल भी काले पीले नीले है, इस तरह रंगीन पत्थर होते हैं जो उनके पीछे दीवार में धसाए गए थे। जब बस सीमेंट गीला गीला होता है उसमें पीछे धसा देते हैं, तो इस तरह से ये भी धसाए गए थे। क्यों? क्योंकि किस
आधार पर, जैसे कि लीजेंडरी पौराणिक यूनानी राजा होते थे जिसका नाम ओर्फियस, जो कि प्लेइंग द लूट, जो कि वीणा बजाते थे। ओर्फियस कौन है? एक यूनानी राजा जो कि वीणा बजाते हैं, उन्हीं की तर्ज पर इन्होंने भी अपना ये सिंहासन तैयार कराया था। इट वॉज बिलीव्ड, यह विश्वास था, यह मत था कि ओर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट अंटिल दे कोएग्जिस्टेड टुगेदर पीसफुली। उनका मानना था कि जब ओर्फियस का संगीत बजता है तो चाहे कितना भी हिंसक जानवर हो, चाहे कितना भी आक्रामक जानवर हो, वह उनको भी शांत कर देता है और वे शांत होकर एक साथ रहने लगते हैं। कितने भी हिंसक जानवर हों, उन हिंसक जानवरों को वह शांत करने की क्षमता रखते हैं और वह साथ रहने लगते हैं, वे हिंसक जानवर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस हॉल aimed to communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony। तो जो शाहजहां का दरबार निर्मित किया था, जो शाहजहां का दरबार निर्मित किया था, वह इसलिए किया था जिससे कि उनका उद्देश्य था कि वो बड़े या छोटे, अमीर या गरीब, इन सबको बराबर दृष्टि से न्याय दे सकें और वे एक ऐसा संसार तैयार कर दें जहाँ पर कि सारे लोग, अमीर गरीब बड़ा छोटा, सब बड़े सद्भाव से रहें, सब बड़े एक सपोर्ट सिस्टम से रहें, सब बड़े प्यार से रहें। ठीक है। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन, अपने शासनकाल के शुरुआती दौर में शाहजहां's कैपिटल वाज एट आगरा। शाहजहां की राजधानी कहाँ थी? आगरा। ए सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। और ये वह शहर था जहाँ पर कि कुलीन लोगों ने, उच्च लोगों ने अपने अपने मकान बनाए थे। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारों पर। दीज वर सेट इन द मिडेस्ट ऑफ द फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फॉर्मेट। और इन लोगों ने भी अपने जो मकान बनाए थे वह चार बाग के फॉर्मेट में ही, चार बाग की पद्धति में ही बनाए थे। द चारबाग गार्डन ऑल्सो हैड ए वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन। और जो चारबाग बाग बनाए जाते थे, चारबाग बाग गार्डन बनाए जाते थे, वे इस तरीके से बनाए जाते थे, जो इतिहासकार हैं उन्होंने यह बताया था कि जो रिवर फ्रंट गार्डन, कि उनका जो फ्रंट होता था वह नदियों की तरफ होता था। इन दिस द ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द चारबाग बट एट इट्स एज। इसका मतलब क्या था कि जो बस्तियां होती थी वह चारबाग के बीच में नहीं हो सकती थी, वे इनके किनारों पर ही होती थी। मान लो ये चारबाग है, ये इन्होंने बाउंड्री बना दी, तो इसके अंदर कोई भी बस्ती नहीं होती थी, इनकी बस्तियाँ इनके किनारों पर यहाँ पर बस सकती थी। ठीक है। शाहजहां एडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन। शाहजहां ने रिवर फ्रंट गार्डन को एडेप्ट किया इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। ताजमहल के लेआउट में इन्होंने बनाया। आपने ताजमहल देखा भी होगा कि वहाँ पर क्या है, एक बड़ा अच्छा सा उन्होंने हरा भरा उसको बना के रखा हुआ है। द ग्रांडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रेन। उसके शासनकाल में सबसे बड़ा, उसके शासनकाल में सबसे बड़ा, सबसे भव्य वास्तुकलात्मक उपलब्धि है। शाहजहां के शासनकाल में सबसे बड़ी भव्यतम वास्तुकलात्मक की उपलब्धि अगर बात की जाए तो वह क्या है? ताजमहल है। हेयर द वाइट मार्बल मौसोलियम वाज प्लेस्ड ऑन ए टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वाज टू इट्स साउथ। और यहाँ पर क्या है कि जो सफ़ेद संगमरमर है, सफ़ेद संगमरमर मौसोलियम होता है मकबरा, क्या होता है? मौसोलियम होता है मकबरा। वाज प्लेस्ड ऑन ए टेरेस, इसको छत पे सेट कराया गया है बाय द एज ऑफ द रिवर, नदियों के किनारे से, एंड द गार्डन, और इसके पश्चिम में, इसके दक्षिण में क्या है? आपके गार्डन। टेरेस चबूतरा, तो मतलब कि जो सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है वह इसके चबूतरे पर स्थित किया गया है, जो कि नदियों के किनारों से दिखता है, और जिसके दक्षिण में गार्डन है, जिसके दक्षिण में बाग है। शाहजहां, ये देख लिया आप एक बार,
ये आपका ताजमहल है, ठीक है, ये इसके चबूतरे हैं, ये नदियाँ हैं, सब यहाँ पे दिखता है। और ये आप देख सकते हैं ये इधर भी बाग है, और अगर आप गए होंगे तो इसके इस तरफ में भी बाग है, ठीक है। तो शाहजहाँ, ये देखिए ये आपका ताजमहल यहाँ पर, ये आपकी यमुना नदी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट। तो शाहजहाँ डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज ए मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल्स हैड टू द रिवर। इन्होंने इस तरीके से इस वास्तुकलात्मक पद्धति का निर्माण किया, इसको डेवलप किया, इसका विकास किया, जिससे कि जो कुलीन थे, कुलीनों का नियंत्रण कम से कम रहे उस गंगा नदी पर, जो नदी थी यमुना, सॉरी, उस नदी पर कुलीनों का अधिकार कम से कम रहे, अभिजातों का अधिकार, अभिजातों की पहुंच कम रहे, उसको नियंत्रित किया जा सके। नियंत्रित कौन? शाहजहां के द्वारा वे उनकी पहुंच को नियंत्रित कर सकें। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहांबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, जो शाहजहांबाद एक नया शहर बनाया गया था, नया शहर निर्माण किया गया था दिल्ली में। द इम्पेरियल प्लेस कमांडेड द रिवर फ्रंट, तो जो इनका एक शाही दरबार था, इनका जो शाही महल था, उन्होंने उस तरीके से उसको बनाया जिससे कि उनका फ्रंट नदियों की तरफ हो। भाई अगर नदी बह रही है इस तरफ तो इनका फ्रंट इस तरफ हो, ठीक है, इस तरीके उन्होंने वहाँ पर बनाया। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स, उनके कुछ खास अभिजात, कुछ कुलीन लोग, लाइक हिज एल्डेस्ट सन, जैसे कि उनका सबसे बड़ा बेटा दारासुको, वर गिवन एक्सेस टू द रिवर, सिर्फ उनको ही वहाँ पर रहने का अधिकार मिला था। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स, बाकी लोगों को यह आज्ञा थी कि वो अपने मकान बना सकते हैं शहर में, कहाँ पर? यमुना नदी से दूर। कहाँ पर? यमुना नदी से दूर अपने मकान बना सकते हैं, बाकी लोगों को यह आज्ञा थी, ठीक है। रीजन एंड एम्पायर, आपका क्षेत्र और साम्राज्य, क्षेत्र और साम्राज्य। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी increased between the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions। जैसे कि बात करते हैं निर्माण कार्य की, निर्माण पद्धति की, निर्माण एक्टिविटी की, तो क्या है कि यह 8वीं और 18वीं सदी के बीच में काफ़ी बड़ी है। देयर वॉज ए कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एक्रॉस रीजन्स, और यहाँ पर क्षेत्रों से आपस में विचारों के आदान प्रदान बराबर होते रहे हैं। जैसे द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडोप्टेड बाय द अनदर, एक क्षेत्र के जो परंपराएं थी, ट्रेडिशन थे, उनको दूसरे क्षेत्रों के द्वारा एडोप्ट किया गया, लिया गया। इन विजयनगर, विजयनगर में उदाहरण के लिए बात करें, द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स, जो हाथियों के अस्तबल थे, शासकों के जो हाथियों के अस्तबल थे, वर स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस्ड, वे बड़े ही प्रभावित थे किससे? बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। किससे प्रभावित थे? कि वो बीजापुर और गोलकोंडा के सुल्तानों की वास्तुकला से प्रभावित थे, ठीक है। नेक्स्ट, इन वृंदावन, अगर वृंदावन में देखें, मथुरा के पास जो मंदिर बने हुए हैं, उनकी जो वास्तुकला की शैली है वह कैसी है? वह बहुत ज़्यादा मिलती है मुग़ल के महलों से, मुग़ल के महलों से। और मुग़लों के महल कहाँ पर? जो कि फतेहपुर सीकरी में है। जो फतेहपुर सीकरी में महल हैं मुग़लों के, उनसे आपकी मथुरा में जो वृंदावन है वहाँ के मंदिरों की शैली बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्राउट different regions under their rule helped in this cross fertilization of artistic forms and architectural styles। जो ये निर्माण हुआ, जो क्रिएशन हुआ बड़े बड़े शासक का, बड़े बड़े शासन का, that brought different, तो ये लेकर आए अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग क्षेत्रों की कलाओं को। कैसे? बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पर संसेचन, क्या है? पर संसेचन के द्वारा, किसके? कलात्मक
और वास्तुकलात्मक शैली से। आर्टिस्टिक फॉर्म कलात्मक और आर्किटेक्चर वास्तुकलात्मक शैली को आपस में मिलाकर इन लोगों ने नई नई शैलियों का निर्माण किया। मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन एडप्टिंग, जो मुगल शासक थे ये विशेष रूप से दक्ष थे, इनमें कुशल था कि ये अपने क्षेत्रीय आर्किटेक्चर स्टाइल को, क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली को अपनाते थे। एडप्ट मीन्स अपनाते थे, ठीक है। ये मुगल शासकों की एक खासियत थी, ये इनके गुण था कि ये अपने क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली को अपनी इमारतों में अपना लेते थे। रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग, अपनी इमारत जब बनाते थे तो उसमें अपने क्षेत्रों की, अपनी क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली को अपनाते थे। इन बंगाल में उदाहरण के लिए बात करते हैं, द लोकल रूलर्स, जो वहाँ के स्थानीय शासक थे, हैड डेवलप्ड ए रूफ, उन्होंने इस तरह की छत का निर्माण किया, दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबल ए थैच हट, उसको देखने से लगता है कि यह एक छप्पर वाली झोपड़ी है। क्या है? एक छप्पर वाली झोपड़ी है। द मुगल्स लाइक दिस बंगला डोम, और जो मुगल्स थे उन्होंने इस बंगला गुंबद को बड़ा क्या किया? पसंद किया। बंगला गुंबद को बड़ा पसंद किया। दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर, और मुगलों ने इस तरीके को, इस शैली को अपनी वास्तुकला में अपना भी लिया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वाज ऑल्सो एविडेंट, द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वाज ऑल्सो एविडेंट, और बाकी दूसरे क्षेत्रों के प्रभाव भी यहाँ पर स्पष्ट दिखते हैं। इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स, बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, सो द इन्फ्लुएंस, जो हमें दिखाती है इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा, जिसमें हमें गुजरात और मालवा की वास्तुकला शैली देखने को मिलती है। मतलब कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में हमें जो इमारतें बनी हुई दिखती हैं उनमें हमें गुजरात और मालवा का जो वास्तुकला की शैली है वह भी हमें वहाँ देखने को मिल जाती है। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ मुगल रूलर्स वन इन द 18th सेंचुरी, वेन मीन्स होता है दोस्तों धूमिल, नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो जो मुगल शासक की अथॉरिटी थी वह 18वीं शताब्दी में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी। द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स डेवलप्ड अंडर देयर पैट्रोनेज वर constantly used and adapted by the rulers whenever they tried to establish their own kingdoms। तो क्या होता था, जो उनका वास्तुकला शैली थी वह निर्मित, वह डेवलप होती गई, उसका निर्माण होता गया, वह बढ़ती गई। कब? जब उनके नए नए पैट्रोनेज, नए नए राजा बनते थे और वे लगातार उसको इस्तेमाल करते थे और उसको एडेप्ट, उसको अपनाते थे, दूसरे राजाओं के द्वारा अपना ली जाती थी। एंड वेन एवर दे ट्राइड, और वे जब भी कहीं पर इस्टेब्लिश होने की, स्थापित करने की कोशिश करते थे अपना साम्राज्य, जब भी नया राजा अपना नया साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करते थे तो उस समय वे लगातार प्रयोग में रही उन इमारतों को अपना लिया करते थे और उसमें लगातार डेवलपमेंट, लगातार वास्तुकलात्मक शैली में लगातार बदलाव करते रहते थे। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि डेकोरेटेड पिलर्स एंड स्ट्रट्स होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द रूफ इन जोधबाई पैलेस इन फतेहपुर सीकरी, कि यहाँ पर जो ये आपके पिलर्स हैं, खंबे हैं, ये सजे हुए हैं और इन पर टेक लगी हुई है जिससे कि यह इस छत को रोके हुए हैं। और ये कहाँ पर है? ये आपके जोधबाई महल में है जो कि फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, दिस फॉलो, और ये जो वास्तुकलात्मक शैली देखने को मिली है ये इन्होंने कहाँ से अपनाई? गुजरात क्षेत्र से। कहाँ से? गुजरात क्षेत्र से अपनाई। चलिए अब इसके साथ एक छोटी सी और चीज़ देख लेते हैं, चर्चेज दैट टचेज द स्काई। उन चर्चेज के बारे में, चर्च आप लोग जानते हैं ईसाई घर, उस ईसाई घर के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे
जो इतने ऊंचे हैं कि वो आकाश को छूते हुए दिखते हैं। फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 12वीं सदी के बाद से अटेम्प्ट बिगन इन फ्रांस टू बिल्ड चर्चेज दैट वर टॉलर एंड लाइटर देन अर्लियर बिल्डिंग्स। यह चलन शुरू हो चुका था फ्रांस में कि वहाँ पर चर्च बनाए जा रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे थे और पुराने बिल्डिंग से कहीं ज़्यादा हल्के होते थे। दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल, और इस वास्तुकलात्मक शैली को इन्होंने नाम दिया था गोथिक। क्या नाम दिया था? गोथिक। वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्केस, द यूज ऑफ स्टेन्ड ग्लास ऑफन पेंटेड विद सीन्स ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग बटरेसेस, जो कि विशिष्टताओं, डिस्टिंग्विश्ड विशिष्टताएँ थी, बहुत ऊंची पॉइंटेड मतलब कि बहुत नुकेली मेहराब के द्वारा होती थी। द यूज़ ऑफ स्टेन ग्लास में रंगीन कांच का इस्तेमाल होता था और ये पेंट की जाती थी कैसे? बाइबल से। एंड फ्लाइंग बटरेसेस, और इसमें क्या थी? पुश्तें। क्या थी? बटरेसेस की पुश्तें उड़ रही थी। इस तरह से इनको बनाया जाता था। टोल स्पायर्स, ऊंची ऊंची मीनारें, एंड बेल टावर्स, और घंटी बजने वाले क्या? टावर्स, विच वर विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस वर एडेड टू द चर्च। और इसमें आपने देखा होगा, फिल्मों में आप देखते भी होंगे कि चर्च में बहुत ऊपर एक घंटी होती है, ऊंचे ऊंचे पिलर होते हैं। वह इसलिए कि लोग दूर से ही चर्च में उस चीज़ को देख लें और बहुत दूर से दिख जाए, इसीलिए ये लोग लंबे लंबे ये अपनी बिल्डिंगें, खंबे और इनमें घंटियाँ लगाते थे। वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है नोट्रे डेम इन पेरिस। पेरिस में नोट्रे डेम, विच वाज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल डिकेड्स इन द 12th एंड 13th सेंचुरी, जिसको बनने में कई दशक लग गए आपकी 12वीं और 13वीं शताब्दी से। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा चैप्टर 5, जिसमें कि हमने पढ़ा शासक के बारे में और उनसे बनाई हुई इमारतों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अब आप इसकी एक्सरसाइज भी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाउ इज़ ट्रेबिएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम आर्कवेट। ट्रेबिएट और आर्कवेट आपको बताया था। ट्रेबिएट क्या था? टोड़ा शैली। क्या था दोस्तों? टोड़ा शैली। अब टोड़ा शैली में क्या था, वह चीज़ आप तब जानेंगे जब आप इसको पहले जो वीडियो बनी थी उसको सुन लेंगे, उसमें आपको टोड़ा शैली का पता लग जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण होता था, उसको यहाँ पर ट्राबिएट कहा गया है। क्या कहा गया है? ट्राबिएट कहा गया है। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी जो आर्कवेट है वह भी क्या है? ये आपकी चापाकार है। क्या है? चापाकार शैली। तो इनके लिए आप डिस्क्राइब तभी कर पाएंगे जब आप पहली वीडियो देखेंगे। फिर है व्हाट इज़ शिखर, शिखर क्या होता है। व्हाट इज़ पेटाडूरा, पेटाडूरा क्या होता है, आज ही हमने पढ़ा। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चारबाग गार्डन, मुगल चारबाग गार्डन के क्या क्या एलिमेंट्स थे, क्या क्या तत्व हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर और भी हैं, इनको भी आप प्लीज़ देखिए, सोल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप बड़े अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। कोई क्वेरी आती है तो आप लोग व्हाट्सएप पे या कमेंट में डाल सकते हैं, आपको उसका समाधान बिल्कुल मिलेगा। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे मटेरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।